अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत होंगे, अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ों के लिए मैंने ये छोटी सी एक वीडियो बनाई है ताकि उनकी कुछ मदद हो सके, क्योंकि अक्सरियत टेस्ट रिपोर्ट जो हमारे पास आते हैं वो स्टैंडर्ड के नहीं होते। वो कौन से दो ऐसे पॉइंट्स हैं कि एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ों को मालूम होने चाहिए जब भी वो अपना सीमन एनालिसिस करवाते हैं, क्योंकि अगर ये दो चीज़ें मालूम होगी तो उनके मुअल्लिज के लिए भी बहुत आसानी होगी उनके इलाज करने के लिए। और अलसेफ में तो हमारा ज़्यादातर इन्हिसार ही इस बात पर होता है कि मरीज़ के जो टेस्ट रिपोर्ट हैं वो कितने कंप्लीट हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर बात आती है वो पेशेंट की केस हिस्ट्री है कि केस हिस्ट्री उसकी कितनी सॉलिड है। तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ ठीक भी हो जाते हैं। बात को लंबी हम नहीं करेंगे, वही बात करेंगे जिसके लिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। इस पर बात करेंगे कि वो कौन से दो ऐसे पॉइंट हैं कि जो सीमन एनालिसिस करवाते वक्त एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ मद्देनज़र रखें। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, एज़ोस्पर्मिया वो केसेस होते हैं और इस पर कई सारी वीडियोस मेरे हैं, बल्कि ये प्लेलिस्ट जो आप देख रहे हैं इसमें आपको बहुत सारी एज़ोस्पर्मिया के बारे में वीडियोस भी मिलेंगी, जिससे आपको अपने बीमारी को समझने और अलसेफ होम्योपैथिक के इलाज का तरीक़ाकार भी समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। एज़ोस्पर्मिया ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ज़ीरो स्पर्म्स होते हैं, यानी जब वो सीमन एनालिसिस करवाते हैं तो उनकी रिपोर्ट जो होती है वो ज़ीरो होती है। ऐसे में जो दो पॉइंट मैंने आपको बताने थे उनमें जो पहला पॉइंट है कि वो किसी ऐसी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएं कि जिस लेबॉर्ट्री के पास सेंट्रीफ्यूज की फैसिलिटी मौजूद हो। यानी सीमन एनालिसिस अक्सरियत लेबॉर्ट्री सेंट्रीफ्यूज की फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं होती। जो स्टैंडर्ड की लेबॉर्ट्रीज होती हैं तो उनके पास सेंट्रीफ्यूज की फैसिलिटी होती है। तो अगर पेशेंट के सेंट्रीफ्यूज के बाद हमने देखा है कि अक्सर लोगों में चंद एक जरासीम नज़र आ जाते हैं, ख्वाह वो मुर्दा हों, ख्वाह वो स्लगिश हों, ख्वाह वो एबनॉर्मल हों, लेकिन जब नज़र आ जाते हैं तो इससे हम मुअल्लिजों को बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। यानी आपके इलाज के लिए आपके पास वो रिपोर्ट होनी चाहिए जो सेंट्रीफ्यूज के बाद आपको मिले। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है, अक्सर लेबॉर्ट्रीज वाले सिर्फ काउंट बता देते हैं, मोर्टेलिटी मॉर्फोलॉजी या पस सेल बता देते हैं, ठीक है, अक्सरियत यही होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड की लेबॉर्ट्रीज हैं उसमें एक और चीज़ अक्सरियत केसेस में बताते हैं, जो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज पर मेरी वीडियो है, वो आप एंड स्क्रीन पर उसका लिंक देख लेंगे कि फ्रक्टोज क्यों ज़रूरी है, फ्रक्टोज नेगेटिव या पॉजिटिव अगर होगा तो इसका क्या मतलब है। तो ये तमाम चीज़ें मेरी उस वीडियो में है, वो एंड स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी देख लें। लेकिन आपने उस लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाना है जहां आपको ये बताया जाता है कि भाई आपका फ्रक्टोज है या आपका फ्रक्टोज नहीं है। इन दो पॉइंट को हमेशा मद्देनज़र रखें जब भी आप अपने एज़ोस्पर्मिया के इलाज के लिए सीमन एनालिसिस करवाते हैं। पहली ऐसी रिपोर्ट कि उसमें सेंट्रीफ्यूज के बाद भी आपको बताया गया हो कि भाई हमने सेंट्रीफ्यूज कर लिया है, कुछ नहीं है, या ये डेड स्पर्म्स हैं। और दूसरी बात, फ्रक्टोज पॉजिटिव है या फ्रक्टोज नेगेटिव है। तो व्यूअर्स, ये थी वो शॉर्ट सी वीडियो जिसमें मैंने आपसे ये पॉइंट आप लोगों के जहन में लाना था, क्योंकि बहुत बेसिक है। अभी पिछले ही दिनों मेरे एक मरीज़ बेचारा
گھوم پھر رہا ہے ہر لیبارٹری والے کے پاس، جب وہ یہ دو چیزیں ان کو بتاتے ہیں کہ مجھے فرکٹوز بھی چاہیے اور مجھے سینٹریفیوج کے بعد ریزلٹ چاہیے، تو اس کو یہ بتایا گیا کہ آپ کسی بڑے شہر جا کر یہ ٹیسٹ رپورٹ کروائیں، کیونکہ ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں، تاکہ یہ مفید معلومات سب کو مل سکے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔